एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर इनकम टैक्स के अंदर केस बेस सिनेरियो नंबर 9। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब भी हम केस बेस सिनेरियो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और उसको ध्यान रखते हुए फिर हम पढ़ते हैं केस। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में मुझसे पूछा कि व्हाट वुड बी द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। मतलब कुछ 3-4 घर होंगे, जहां से मुझे लग रहा है 3 घर हैं, थाने में, जयपुर में और रतलाम में। मुझे इन तीनों की नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है। अगर आपको याद हो, जब भी हम नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं उसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं उस घर की जीएवी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस और उसके बाद हमें मिलती है जीएवी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखते हुए आओ अब केस पढ़ते हैं। तो देखो केस क्या है। मिस्टर गणेशा, अ सैलरीड पर्सन, हैज 3 हाउसेस। ठीक है, 1 इन थाने महाराष्ट्र, सेकेंड इन जयपुर राजस्थान एंड थर्ड इन रतलाम मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड डिटेल्स ऑफ द फ्लैट एंड हाउसेस आर एज फॉलोज। ठीक है सर, सबसे पहले जानकारी दी मुझे थाने में जो फ्लैट है उसकी। ठीक है, वो एक 3 BHK फ्लैट है जो मैंने परचेज करा है अप्रैल 2001 में। कितने का? 90 लाख का। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें कुछ काम कराया 2006 में और कितना खर्चा आया मेरा? 15 लाख। ठीक है, इसके अलावा मिस्टर गणेश ने एक लोन भी लिया है इस फ्लैट को परचेज करने के लिए। कितने का लोन लिया? 65 लाख का। एंड वो लोन ऑलरेडी वो रीपे कर चुका है इन 2021 में। ठीक है, अब बात करके चलते सर जयपुर हाउस की। जयपुर हाउस मैंने परचेज करा था जुलाई 2019 में ऑफ 62 लाख। मैंने कुछ काम कराया जो था 10 लाख का। मैंने उसके लिए भी लोन लिया था इस जयपुर वाले हाउस को परचेज करने के लिए। कितने का? 15 लाख का। और अगर बात करूं 24-25 के अंदर, तो मैं इस लोन के अगेंस्ट 43,500 का इंटरेस्ट पे कर चुका हूं और साथ में 12,500 का प्रिंसिपल भी पे कर चुका हूं। ठीक है, अब सर बात करके चलते हैं रतलाम वाले हाउस की। वो मैंने लिया था दिसंबर 21 में। कितने का लिया था? 70 लाख का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की थी 65 लाख। मैंने घर को लेने के लिए लोन लिया था 40 लाख का। ठीक है, और मैं हर मंथ 38,100 की EMI पे करता हूँ और 24-25 के अंदर इस लोन के अगेंस्ट मैंने 396,300 का इंटरेस्ट भी पे करा है। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी दी। अब सर मुझे और भी दी कि पहले मैंने कितने म्युनिसिपल टैक्स पे करे हैं, तो ये चीज हमारी काम की हो गई जो हम NAV फाइंड करेंगे। इसके अलावा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड, ये सभी मेरे काम की वैल्यू है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या सर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है? ठीक है, अदर डिटेल्स क्या है। ही हैज सोल्ड जयपुर हाउस, जो जयपुर वाला घर था वो उसने बेच दिया। कब बेच दिया? 1 जनवरी 2025 को 90 लाख का। और जो उससे पैसा आया उसने इन्वेस्ट भी कर दिया है RECL के बॉन्ड्स में 15 लाख का, जो इशूड करे गए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और कब करा? 10 अगस्त 2025 में। अब देखो यहां से अब ध्यान दो मैंने एक घर बेचा। कब बेचा? 1 जनवरी 2025 को। और उसके बाद वहां से जो पैसा आया मैंने इन्वेस्ट कर दिया RECL के बॉन्ड्स में। तो आपको याद होगा कैपिटल गेन का चैप्टर। तो अगर हम सेल कंसिडरेशन आई उसे RECL के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो मुझे कैपिटल गेन में से कुछ एग्जम्पशन मिलती है। सर कितनी मिलती है? जितना बॉन्ड्स खरीदते हैं उतने की। पर वहां पे कंडीशन होती है कि जब से मैंने बेचा उसके 6 मंथ के अंदर मुझे बॉन्ड्स खरीदने होते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, तो मैंने लिया 1 जनवरी को और 6 महीने कब एक्सपायर हो जाएंगे? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और मैं लिया कब? 10 अगस्त का। 6 महीने के बाद लिया। तो ये 15 लाख की एग्जम्पशन मुझे कैपिटल गेन में से नहीं मिलेगी। ये मुझे ये लाइन पढ़ के यहां तक ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, इसके अलावा मिस्टर गणेशा इज वर्किंग इन विंडोर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड थाने फ्लैट। ठीक है, एनी अर्न सैलरी ऑफ 50। ठीक है, अब इसने क्या कहती है, जो थाने का फ्लैट है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और आपको पता हो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी होती है उसकी NAV क्या होती है? नील। तो यहां से मुझे एक हिंट मिल गई कि जो थाने वाला फ्लैट है उसकी NAV तो हमेशा नील ही आने वाली है क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, इसके अलावा देखें, इसके अलावा उसने कहा इनकी और कुछ इनकम नहीं है। अब आई का जो रतलाम वाला हाउस है वो उन्होंने रेंट पे दे रखा है मिस्टर प्रताप को। कितने का? 8500 में पर मंथ। ठीक है,
इसके अलावा जो जयपुर वाला हाउस है जो उन्हें बेच भी दिया था 1 जनवरी को, सर वो भी उससे पहले रेंट पे था, अप्रैल से जून तक 3 महीनों के लिए, और कितने पे 7100 में, और बाकी समय के लिए वो खाली पड़ा रहा। ठीक है, अब मिस्टर गणेशा ने वांट्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट, मतलब वो ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं, और ये कोई मुझे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, अब सर 3 हाउस है, मुझे बचा के सर 3 प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एक थाने, एक जयपुर, एक रतलाम। तो थाने वाले की तो एनएवी निकालने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो नीली है, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये तुम्हें पता चल गया। अब मुझे इन दोनों की निकालनी है। सर एनएवी के लिए सबसे पहले निकालनी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे जयपुर वाली प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर जीएवी कैसे निकालते हैं अगर आपको याद हो, तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं घर की म्युनिसिपल वैल्यू को और फेयर रेंट को, और जो दोनों में हायर होता है उसे नीचे लेके आते हैं। सही है, यहाँ पे आ गया फेयर रेंट, फिर उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और जो दोनों में कम होता है उसे नीचे लेके आते हैं, और फिर उसे कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, और जो दोनों में ज्यादा होता है वो हमारी जीएवी बनती है। तो पहले ज्यादा, फिर कम, और फिर ज्यादा, ये 3 एरो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ के चलते हैं जयपुर वाले हाउस को। तो अब आप ध्यान दो, तो अगर हम जयपुर वाले हाउस की बात करें, तो देखो जयपुर वाला जो हाउस है उसकी सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू है 6800, और उसका फेयर रेंट है 7000, और ये दोनों पर मंथ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जब भी लेते हैं, तो देखो ये आ गया, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आ गई 6800, और फेयर रेंट कितना आ गया 7000, और यहाँ पे हम लेके चलेंगे 9 मंथ्स के लिए। सर 9 मंथ्स क्यों, पूरा 1 साल क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी थी ही 9 मंथ्स, क्योंकि हमने जनवरी में तो बेच दी थी, हमारे पास कब तक थी 9 महीने तक, तो हम 9 महीनों का ही म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों लिखे, और जो दोनों में हायर था, हायर क्या था फेयर रेंट, उसको हम नीचे लेके आ गए। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। सर स्टैंडर्ड रेंट कितना है 8000। ठीक है, तो 8000, तो दोनों में कम कौन सा है सर फेयर रेंट, तो फेयर रेंट कितना आ गया, अगर आप इसको करो 7000 को मल्टीप्लाई करो 9 से, तो आंसर आएगा 63000, और जो दोनों में कम था वो था फेयर रेंट, वो हम नीचे लेके आ गए। ठीक है, अब सर इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, और जो दोनों में हायर होगा वो हमारी जीएवी बनेगा। ठीक है, सर एक्चुअल रेंट कितना है जयपुर वाली प्रॉपर्टी का, देखो ये रहा 7100। ठीक है, और ये सिर्फ 3 महीने के लिए रेंट पे थी, तो आप इसको 7100 को 3 महीने का तो आएगा 21300। तो नॉर्मली हम सोचे तो हमारा जीएवी क्या बनना चाहिए सर 63000 बनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में ज्यादा है। ठीक है, बट अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर याद हो, तो वहां पे हम एक चीज पढ़ते हैं कि अगर हमारा जो ये आता है इसे एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं, जो ये सबको कंपेयर के आता है उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, तो अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा हो, ठीक है, और क्यों हो, ड्यू टू वैकेंसी, मतलब आपकी प्रॉपर्टी खाली थी, आप उसे रेंट पे नहीं चढ़ा पाए, वो वैकेंट थी, सिर्फ इस कारण से अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल से ज्यादा हो, तो गवर्नमेंट कहे चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपके एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मानेंगे, चाहे कि हालांकि ये आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, पर तब भी हम एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मानेंगे। कब? अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है एक्चुअल रेंट से। सर क्यों ज्यादा है? ड्यू टू वैकेंसी, ऐसे केस के अंदर हमेशा एक्चुअल रेंट ही जीएवी बनता है। तो जयपुर वाले प्रॉपर्टी के अंदर जीएवी क्या बनेगी 21300। ठीक है, ओके ठीक है। अब सर म्युनिसिपल टैक्स पेड तो गिवन है, कितने पेड है 8900 जयपुर वाली प्रॉपर्टी के, तो जीएवी में से ये माइनस कर दो, आपको मिल जाएगी एनएवी। तो सर हमने जयपुर वाले हाउस की एनएवी तो निकाल ली। ठीक है, तो थाने वाले की आ गई नील, जयपुर वाले की आ गई, अब बस एक की बची रतलाम वाले घर की। उसमें भी सर वही अप्रोच लेके चलेंगे, पहले लेके चलेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, फिर फेयर रेंट, और दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमने कंपेयर करा, देखो ये आ गया। ठीक है, और जो दोनों में हायर था क्या था फेयर रेंट, वो आ गया नीचे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम ये पूरे 12 मंथ्स का लेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पास पूरे 12 मंथ थी, ये हमने नहीं बेची, तो यहाँ पे ये दोनों 12 मंथ्स का लेके चलेंगे। ठीक है, तो सर ज्यादा क्या था फेयर रेंट, वो नीचे आ गया। अब इससे कंपेयर किससे करोगे सर? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है रतलाम वाली प्रॉपर्टी का? देखो ये रहा 7300,
तो ये इतना आ गया 73 दोनों में कम क्या था सर स्टैंडर्ड एंड, तो उसे हम नीचे लेके आ गए, ठीक है। और ये बन गया हमारा एक्सपेक्टेड एंड, इसे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल एंड से। सर एक्चुअल एंड क्या था, ये नीचे गिवन था कि रतलाम वाला हाउस हमने रेंट पे दिया था 8500 से पर मंथ, तो हमने ये निकाला। दोनों में हायर क्या था एक्चुअल, तो एक्चुअल एंड बन गया हमारी जीएवी। अब इसमें से माइनस करो कितना म्यूनसिपल टैक्स पे है, तो 6909 माइनस करा तो ये आ गई आपकी एनएवी। तो हमने दोनों घर की एनएवी निकाली। अब देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है। देखो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, थाने की नील है, जयपुर वाले की यही आ गई और हमारे रतलाम वाले की भी यही आई थी, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। हमने तीनों घर की एनएवी निकाल ली, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट वुड बी द इनकम या फिर लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेश। अब सब मुझे पता है हाउस प्रॉपर्टी के लिए इसके पास तीन इनकम है, एक जयपुर वाली, एक थाने वाली और एक रतलाम वाली। इन तीनों की मुझे बेसिकली इनकम निकालनी है कितनी आएगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो सिंपली सर हमें पता है कि जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं तो सबसे पहले स्टेप में हम निकालते हैं एनएवी, जो हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं। थाने वाले की 0, जयपुर वाले की 13210 और रतलाम वाले की 95091, ठीक है। सर इसमें से हम पहले माइनस करते हैं 30% ऑफ एनएवी, तो 0 का तो 0 ही आ गया, इसका 30% करा तो ये आ गया और इसका 30% करा तो ये आ गया, ठीक है। सर इसके बाद हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। सर कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऐसे लोन पे जो बेसिकली हमने लिया था फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या फिर रिपेयर्स ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सर हमें दिया हो थाने वाला जो लोन था वो हम ऑलरेडी रिपे कर चुके हैं 2021 में, तो उसका तो कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, ठीक है। तो ये 0, तो थाने का तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम भी कितनी आ गई 0। अब मैं बात करूं जयपुर वाले की, तो देखो यहाँ पे मुझे गिवन थी कि जयपुर वाले में 24-25 मैंने कितना इंटरेस्ट पे करा है 43,500 और रतलाम वाले में कितना इंटरेस्ट पे करा है 396,300, तो वो दोनों यहाँ पे माइनस करूंगा। देखो 43,500 और 396,300 माइनस करा तो सही आ गया लॉस, जयपुर में भी लॉस आ गया और रतलाम वाली में भी लॉस आ गया, ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़ो तो आपका ये आ गया आंसर, ठीक है। तो देखो ये आ गया आंसर कि हमारा कितना लॉस आया है 363,989 का, ठीक है। अब सर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच अमाउंट विल बी कैरिड फॉरवर्ड एज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर 26-27, ठीक है। सर तो मेरा टोटल लॉस तो इतना है, बट वो कह रहा है आप अगले साल कितना कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो सर अगर आपको याद हो, हम पढ़ते हैं हमें हाउस प्रॉपर्टी में कितना भी लॉस हो हम मैक्सिमम 2 लाख का लॉस ही करंट ईयर में अदर किसी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो लॉस बच गया ऊपर वो मुझे अगले साल लेके जाना होता है और अगले साल सेट ऑफ करना होता है फ्यूचर इनकम से। तो अब वही बात है, देखो टोटल लॉस इतना था, मुझे पता है 2 लाख का तो मैं सेट ऑफ कर लूंगा, किससे कर लूंगा सर, इसकी सैलरी से भी इनकम है वहां से कर लूंगा। बाकी जो लॉस बचा वो मुझे अगले साल ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो 2 लाख से ऊपर जितना लॉस हुआ ये इतना मुझे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सर 3 क्वेश्चन हो गए, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। सर कैपिटल गेन क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जो जयपुर वाली प्रॉपर्टी है वो हमने ड्यूरिंग द ईयर बेच दी, तो उस पर कैपिटल गेन कितना होगा। हाँ, और वही चीज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गेन के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कितने में बेची, उसकी कॉस्ट कितनी थी और दोनों का डिफरेंस कैपिटल गेन, ठीक है। तो हमने कहा ही सोल्ड जयपुर प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 2025 फॉर 90 लाख, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लूंगा जब मैं कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करूंगा, मैंने ली सेल्स वैल्यू 90 लाख, इसमें से माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में ली थी, तो हमने ली थी देखो परचेस कितने में करी थी 62 लाख में, ठीक है। और एक बार इस पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी खर्च करा था 10 लाख, तो ये दोनों चीजें माइनस करेंगे सर, 62 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 10 लाख और माइनस करो ये आ गया मेरा 18 लाख, और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म ही हुआ है ना, सही है। तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है।
अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ तो मुझे ये भी दिया था कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, सर हमने इसको यूज क्यों नहीं करा? हमने इसको यूज करके क्यों ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स कर दिया? क्योंकि अगर आपको पता हो 23 जुलाई 2024 से इंडेक्सेशन अब नहीं मिलता है कैपिटल इनकम टैक्स के अंदर अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो इसलिए ये बस आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन थी, इसका आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे करके हमारा आंसर आएगा 18 लाख। देखो तभी मैंने आपको ये चीज यहाँ पे से काट के दिया कि आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है। ठीक। अब सर फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द ग्रॉस टोटल इनकम, कि आपकी टोटल इनकम कितनी है गणेश की, ये बताओ। सर अभी तक मुझे पढ़ के ये चीज समझ में आ चुकी है कि इसकी 3 हेड में बेसिकली इनकम आएगी। एक तो हाउस प्रॉपर्टी, एक कैपिटल गेन और एक सैलरी। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं बात करके चाहता हूँ सैलरी की। तो अगर आपको याद हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी, हाँ, तो कितनी सैलरी कमाता है सर? इसकी आती है 2255,350 सैलरी। ठीक है, और क्योंकि ये ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं तो उसे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा सैलरी, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करी और यहाँ इसकी सैलरी इनकम। कैपिटल गेन सर हमने अभी निकाला 18 लाख का। अब सर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने ऊपर निकाला लॉस कितना था 363,989, पर इसमें तो सिर्फ 2 लाख का लॉस ही आप सेट ऑफ कर सकते हो अदर इनकम में, बाकी तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ कितने लिखोगे 2 लाख, इन दोनों को जोड़ देना और 2 लाख माइनस कर देना, सेट ऑफ कर देना, तो ये आपकी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 25, फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह हमने ये केस सिनेरियो 9 भी कवर करा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।